Am I audible now? Hello, am I audible? स्वराली check तो. Okay, guys. As I put a message on your group, we are gonna complete chapter 3, chapter 4 first, and then move on to chapter 2. ठीक है? तो I have decided कि first I'll go run you through my own notes and then we'll read the module. ठीक है? इससे क्या होगा, आपको easy understanding हो जाएगा. Modules के शब्द काफी time बहुत difficult होते हैं समझने में. तो better way we'll do what? We'll run through my notes first and then we'll do the chapter. ठीक है? इनिशियली थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ. जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते वक्त भी आपको बोला था, द सेल ऑफ गुड एक्ट was a part of the Indian Contract Act 1872. But what happened in 1930, they realized that this act is too big, too lengthy, too boring. So we need to make some changes and we need to filter it out. तो उन्होंने क्या किया, बाइंग एंड सेलिंग, लेना और देना, इससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे इकट्ठा किए और सेल ऑफ गुड एक्ट में शिफ्ट कर दिए. एंड दैट एक्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन 1930. ठीक है? तो अभी व्हाट इट ऑल कंटेन्स, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे. ठीक है? बिफोर 1930 द रूल्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग सब समझते हैं क्या होता है. इन इंडिया वो पार्ट ऑफ अ बिगर लॉ कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है? 1930 में एक नया एक्ट आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि स्पेसिफिकली बाइंग एंड सेलिंग पे फोकस करता है. ठीक है? सबसे पहले बायर का डेफिनेशन. बायर मतलब ऐसा इंसान जो लेता है या लेने के लिए अग्री करता है. ठीक है? बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायर मतलब इसने अभी तुरंत ले लिया मतलब ये मेरा बायर है. ऐसा नहीं, कभी कभी कोई आता है बोलता है कि हाँ मैं कल आऊंगा आपसे लेकर जाऊंगा. तो बायर मतलब समवन हु बाइज और अग्रीज टू बाय, कि शायद कल लेने आऊंगा, परसों आऊंगा, एक साल बाद आऊंगा. So buyer is anybody who buys right now or buy later on. ठीक है? Similarly, seller का definition भी यही है. Person who is selling right now या will be agreeing to sell later on. Let's say I am selling my car right now at this moment, but then I might think यार let's use it for 2 more months and then I will sell it. So I am agreeing to sell but not right now at the moment. ठीक है? तो दो चीजें समझ लो. Sells, agrees to sell. वैसे बाय agrees to buy. ओके? अभी डिलीवरी क्या होता है? गिविंग गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बाय अ टॉय ऑनलाइन एंड इट अराइव्स एट योर हाउस, दैट्स डिलीवरी. व्हाटएवर यू बाय फ्रॉम मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एक्सेट्रा, तुम लोग प्लेस करते हो ऑर्डर और वो 5 से 7 वर्किंग डेज में आपके घर पे आ जाता है. उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी. जब तक सामान आपके हाथ में नहीं आता तब तक डिलीवरी कंप्लीट होती है? नहीं होती. इट इज स्टिल इन प्रोसेस. ओके? नाउ गुड्स. गुड्स मतलब ऑल मूवेबल आइटम्स. मूवेबल आइटम्स में क्या आ गया? ये चेयर, बेंच, लैपटॉप, सेंस बोर्ड, माय पर्स, माय फोन, एनीथिंग दैट इज मूवेबल is except money. Okay? And things you can claim through legal action like death is known as goods. जैसे for example, toys, clothes, books, etc. are goods. Not goods, money and debts. Death मतलब क्या? Borrowed capital. बराबर? Death मतलब it could be any form of loan, it could be debentures. Debentures पता है? It could be any form of deposits or bonds. तो डेथ इंस्ट्रूमेंट्स छोड़कर और मनी को छोड़कर एवरीथिंग इज गुड.
and it should be movable item. Okay. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब क्या? एक ऐसा एविडेंस जो दिखाता है कि ये चीज मेरी है. ओके. नाउ व्हेन आई वेंट टू आईवीनस एंड आई टोल्ड देम कि आई वांट टू बाय अ फोन, तो उन्होंने मुझे फोन दिया और बिल बना के दिया विथ माय नेम कि नेहा सोमानी परचेज दिस फोन, इतना इतना पैसा है, आज लिया है, स्टैम्प. तो वो जो बिल है उसको दिखाता है मेरी ओनरशिप कि दिस फोन इज माइन, दिस बैग इज माइन, दिस शर्ट इज माइन, दिस पैंट इज माइन. तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब एनी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, इट कुड बी अ बिल, इनवॉइस, रिसीट, एनीथिंग दैट शोज द एविडेंस कि ये चीज मेरी है. ओके. कल जाके आपने डिसाइड किया कि आपको मर्सिडीज मेवाक खरीदनी है, आप गए वहां पे, आपने ले ली, बट इधर उधर घुमा रहे हो, लोग पूछेंगे ना कि आप क्या एविडेंस है तेरी है, तो आप क्या दिखाओगे? बिल, आपके नाम का बिल. उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. A receipt from a store showing you bought a bike. ठीक है. Future goods. Future goods, goods that the seller will make or get after the sale agreement. Example, if a baker agrees to sell cakes, he will bake next week. Those cakes are future goods. ठीक है. जो goods हम future में sell करेंगे वो कौन से goods हो गए? फ्यूचर गुड्स. लेट्स से मेरी एक बेकरी है, मुझे एक ऑर्डर आया कि मैम मेरे बच्चे का बर्थडे है 16 जुलाई को, तो आप मुझे 16 जुलाई की इवनिंग को केक दे सकते हो क्या? तो ये क्या हो गया? फ्यूचर गुड. मुझे कॉल आता है कि मैम मुझे अभी के अभी केक चाहिए, वो क्या हो गया? राइट नाउ गुड्स. ठीक है. तो फ्यूचर गुड्स मतलब अगली डेट पे देने वाला गुड्स, और गुड्स मतलब वॉट एवर आई एम सेलिंग राइट नाउ. ओके. प्राइस. प्राइस मतलब जो पैसों से आप वो चीज खरीदते हो. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम बाइंग दिस बैग फॉर 10,000 रुपीज, देन द प्राइस वुड बी 10,000. राइट. प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी, ओनरशिप ऑफ गुड्स. If you buy a bike, you own the bike. Anything you buy, it becomes your property. Okay? Property हम usually ना land को बोलते हैं, है ना? Land या building ऐसी चीजों को property बोलते हैं. But when you talk about sale of goods, everything you buy is your property. This chair is my property. The phone is my property. This board is my property. Anything जो मेरे नाम पे है वो मेरा property है. जरूरी नहीं कि वो land of building ही होना चाहिए, कुछ भी रहे वो मेरा property हो जाएगा. ठीक है? Clear? Oh, good. Specific goods. अभी specific goods का मतलब क्या होता है? Let's say I went to iVenus and I told them कि मुझे 14 चाहिए, iPhone 14. And if I go to iVenus, I'm like यार फोन दिखा दो. मैंने क्या किया? सबसे पहले उनको बोला फोन का मॉडल, और पहले बोला कि यार कोई भी फोन दिखा दो. तो when I go to the store and I tell them the exact product कि मुझे यही फोन चाहिए, यही मॉडल चाहिए, यही कलर में चाहिए, तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक गुड्स. I go to the store online on Rushki and I tell them कि मुझे यही बैग चाहिए, यही कलर में चाहिए, और यही पीस चाहिए, और ऐसी साइज चाहिए. वो क्या हो गया? मेरा स्पेसिफिक गुड्स. यू गो टू अ स्टोर, यूर लाइक मेरा शर्ट का साइज दिखाओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज स्मॉल, तो मुझे स्मॉल शर्ट लगेगा. इट शुड बी ब्राउन इन कलर, इट शुड हैव बटन्स, इट शुड हैव स्लीव्स, एवरीथिंग. तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक गुड्स. So whenever you go to the store and you tell them the description of the model or the piece that you want, वो हो जाता है तुम्हारा specific goods. ठीक है? Goods that are identified and agreed upon when the sale is made. Buying a specific laptop model from a store. जैसे specific phone model है, laptop model है, वैसे सबकी इच्छा होती है कि मुझे Samsung Galaxy S23 Ultra चाहिए. ये क्या हो गया? Specific model. बराबर है कि नहीं? अभी contract of sale. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम सब ने देख लिया है. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. इट शुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल. अग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर देने वाला होता है आपका प्रोमिसर, और एक्सेप्ट करने वाला होता है आपका प्रोमिसी. ठीक है? तो अभी एन अग्रीमेंट व्हेन द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर. ये बात हमेशा याद रखना. पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बाय और agrees to buy, sells और agrees to sells, transfers और agrees to transfer, ये दो चीजें हमेशा रहने वाली है. ओके. So an agreement where the seller transfers or agrees to transfer ownership of goods to the buyer for a
price. Let's say Swarali comes to me and she's like, ma'am, my phone is broken. Will you sell me your phone second hand? I'm like, okay, even I was thinking to get a new phone, so you can have my phone. So when Swarali and I decide ki let's finalize this transaction for 50,000 bucks, 50,000 rupees, that is known as a contract. मैंने उसको मेरा फोन दे दिया, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, मेरे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. वी हैव डन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट. आई सोल्ड हर माय फोन. वैसे देखा जाए तो इट इज अ रीसेल, बट मेरे लिए वो सेल हो गया. ठीक है, रीसेल मतलब क्या? आई बॉट इट फ्रॉम समवेयर और मैंने किसी और को बेच दिया. समझ में आ रहा है? मैं मतलब फर्स्ट ओनर हूँ एंड स्वराली इज द सेकंड ओनर. ठीक है, तो दिस इज द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेल, ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्स इमीडिएटली. ओनरशिप तुरंत उसको चली गई, मैंने उसके नाम का बिल बना दिया. बिल इज द प्रूफ कि वो अभी फोन उसका है. ठीक है, ओनरशिप ऑफ गुड्स विल ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट और व्हेन कंडीशंस आर मेट. लेट्स से फॉर एग्जांपल स्वराली और मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस है, तो आई ट्रस्ट हर. शी इज लाइक मैम आई विल पे यू टुमारो. तो आई एम लाइक ठीक है, आज फोन लेके जा, कल पैसे दे दे. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल सम स्ट्रेंजर कम्स टू मी एंड ही इज लाइक आई वांट टू बाय दिस थिंग, कैन यू सेल मी? तो मैं क्या बोलूंगी, जब तक तुम मुझे मेरा पैसा नहीं देते तब तक तुमको वो चीज नहीं मिलेगी. तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है मैम, हम आपको एक हफ्ते बाद पैसा देंगे, तब आप लगे तो हमको हमारी चीज दे देना. तो वो क्या हो गया? अग्रीमेंट टू सेल. ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? अगले हफ्ते. स्वराली को ओनरशिप में आज के आज, अभी के अभी ट्रांसफर कर रही हूँ, बट वो स्ट्रेंजर को आई विल ट्रांसफर इट व्हेन? आफ्टर 1 वीक. और आफ्टर 1 वीक भी कब? जब मेरे हाथ में पैसे आएंगे. ओके, जब मेरी कंडीशन मीट हो रही है कि मैंने ये शर्त रखी है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे हो तब तक मैं तुमको वो चीज वापस चीज तुमको बेचूंगी नहीं. ठीक है, तो दो चीजें हो गई. पहली, तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर करना. दूसरी, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर करना. ओके, अभी डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. सेल का मतलब है ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो रही है. ओके, अभी के अभी ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो रही है. Second thing is the buyer is responsible for any loss or damage to the goods. Let's say Swarali ko I have sold the phone now, okay? And the moment I sell her the phone, the moment I'm giving her the bill that Swarali, now this phone belongs to you, she drops the phone. Okay? उसने फोन गिरा दिया, फोन का पूरा डिस्प्ले फूट गया. और आईफोन के फोन के डिस्प्ले का चार्ज एनीवेयर बिटवीन 10,000 to 20,000 आता है. वो 25,000. ठीक है, तो 25,000 रुपए किसका कॉस्ट होगा? Who will bear that? I or Swarali? Of course Swarali. Why? Because मैंने ओनरशिप अभी के अभी ट्रांसफर कर दी है. ठीक है, तो आगे का जो भी लॉस है, जो भी डैमेज है, वो कौन बेयर करेगा? Swarali. Now I don't care, तुम कुछ भी करो. ठीक है. थर्ड थिंग इज द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स. नाउ इसमें रहते हैं कुछ एक्सेप्शंस, जो लोग सेकंड हैंड थर्ड हैंड चीजें बेचते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने अगर सब्जी वाले से जाकर टमाटर खरीदे तो मैं किसी और को बेच सकती हूँ वो 1-2 किलो नहीं. सो सेल में क्या होता है? सबसे पहले ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर होती है. दूसरी चीज, जो भी डैमेज होगा ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद वो बायर देख लेगा. और तीसरी चीज, वो फिर से वो चीज नहीं बेच सकता है. ओके, अभी अग्रीमेंट टू सेल क्या है? अग्रीमेंट टू सेल में सबसे पहले ओनरशिप लेट होगा. क्यों? जब तक मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक मैं बिल बनाऊंगी, तब तक मैं वो फोन किसी को बेचूंगी नहीं बेचूंगी. तो ओनरशिप ट्रांसफर लेटर व्हेनेवर वी डिसाइड, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल. ओके. सेकंड इज द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है. ठीक है, लेट्स से द स्ट्रेंजर इज कमिंग टू मी, ही इज लाइक मैम आफ्टर 1 वीक आई गिव यू द मनी, प्लीज गिव मी योर फोन. एंड उस 1 हफ्ते में मैंने फोन गिरा दिया और डिस्प्ले फूट गया, तो कौन पैसे भरेगा? ऑब्वियसली मी. क्यों? क्योंकि अब तक हमारा ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है ना. फ्यूचर डेट अभी तक आई है नहीं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली आई एम रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, किसी पैसा नहीं है. ठीक है. द सेलर कैन रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि यार दिस स्ट्रेंजर हैज कम टू मी बट आई एम लाइक जस्ट रियलाइजिंग कि ही इज इंसॉल्वेंट, तो विल आई सेल हिम एनीथिंग? ऑब्वियसली नॉट. आप किसी को भी लोन देने से पहले चेक करते हो ना कि वो देगा क्या वापस, उसमें है क्या उतना कैपेसिटी, उसका बिजनेस है क्या उतना अच्छा.
जब भी आप बैंक के पास भी जाते हो लोन लेने, वो सब चेक करते हैं, आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये क्या बिजनेस करता है, इसका सैलरी कितना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 25,000 आपका सैलरी है, आप 20,000 का ईएमआई भर पाओगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। 25,000 अगर आपकी सैलरी है तो मिनिमम आप 5 से 10,000 का ईएमआई भर सकते हो, उसके ऊपर नहीं भर सकते हो, तो आपको लोन भी उतना ही मिलेगा। 2-3 लाख के ऊपर आपको लोन भी नहीं देगा कोई, राइट? पर्सनल लोन जिसको हम बोलते हैं। एंड लेट्स से यू आर अ वेरी बिग बिजनेसमैन, आपका एक महीने का टर्नओवर ही 20 लाख है, तो फिर आपको इजीली लोन मिलेगा। तो वैसे ही क्रेडिबिलिटी देखो, जिसको बेच रहे हो वो सच में जेन्युइन है या नहीं, आपका पैसा देगा या नहीं, नहीं देगा। और अगर वो बैंकरप्ट है तो यू हैव कंप्लीट अथॉरिटी कि आप रिफ्यूज कर सकते हो। कोई आएगा नहीं कि यार ऐसे कैसे, तुमने तो प्रॉमिस किया था, तुम प्रॉमिस तोड़ रहे हो। नो, you don't have to give them any explanation or any justification. You are insolvent, I'm not selling you goods because you're not gonna pay me and I need my money. Okay, that's it, end of story. Okay, अभी टाइप्स ऑफ गुड्स। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स में 3 टाइप के गुड्स आते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब लेट्स से यू गो टू रिलायंस ट्रेंड्स। रिलायंस ट्रेंड्स में जाते हो, आपको कुर्तीज खरीदनी है, आप कुर्तीज के सेक्शन में जाते हो, 15 अगस्त का डे है, आपको क्लास में बोला हुआ है कि आप सब व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के आओगे और सबको कंपलसरी है। तो यू गो टू दैट सेक्शन, यू टेल द लेडी सेल्स गर्ल कि मैम आई वांट दिस कुर्ती, बट यहाँ पे अभी साइज अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे प्लीज मीडियम या लार्ज या वॉट एवर साइजेस वो ढूंढ के लेकर आओ। तो ये वो गुड है जो मैंने अभी तुरंत आइडेंटिफाई किया, ठीक है। I went to the store. I told the salesperson that bring me a medium size, bring me a small size. She's bringing it to me. मेरे हाथ में वो goods है. So this is that good that I have identified at the time of sale. कि मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया, ठीक है। उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, ओके। और आपके दिमाग में ऑलरेडी था कि मुझे व्हाइट शर्ट चाहिए, आप ऐसे ही गए थे शॉपिंग को, आपका एक इंटेंशन था ना मन में कि मुझे 15 अगस्त के लिए व्हाइट कलर का शर्ट या व्हाइट कलर का कुर्ता चाहिए। तो मेरे मन में ऑलरेडी एक इंटेंशन था, मेरे मन में ऑलरेडी एक स्पेसिफिक गुड्स था। मैं ऐसे ही शॉपिंग पे जाऊँ तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, बराबर है कि नहीं? बट मेरे मन में ऑलरेडी था। ऑल्सो व्हेन आई वेंट टू द फोन स्टोर, आई हैड ऑलरेडी पिक्ड इन माई माइंड कि यार मेरे बजट के हिसाब से यही मॉडल आएगा मेरे बजट में, तो मैं उनको वही मॉडल बोलूंगी, और मुझे कलर ये अच्छा लग रहा है तो मैं उनको वो कलर बोलूंगी। तो ये मेरे मन में ऑलरेडी स्पेसिफिक क्लैरिटी है। तो दैट इज व्हाट वी विल टेल द स्टोर पीपल, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स मतलब आइडेंटिफाइड आफ्टर द सेल अग्रीमेंट, ठीक है। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक पैकेट्स ऑफ चिप फ्रॉम अ बल्क ऑर्डर, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बल्क में लेज मंगाए हैं, उसमें से 2-3 उठा लिया आपने बल्क में हाइड एंड सीक बिस्किट्स मंगाए हुए हैं, 12 पैकेट्स आपके पास पड़े, उसमें से 2-3 उठा लिए, ओके। उसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। इसमें सेल अग्रीमेंट ऑलरेडी हो गया, उसमें से 4-5 अपने चूज कर लिए। फिर आता है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन मतलब not specifically identified at the time of sale. It is exact opposite of specific goods, ठीक है। Agreeing to buy any 25 chairs from a batch of 200 chairs, ठीक है। हम लोग गए देखने को एक फर्नीचर शॉप में, तो हमको ऐसे फील हुआ कि हमारे क्लास के जो बेंचेस है वो चेंज करने चाहिए, क्योंकि बच्चों को बैठने में अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो वी गो टू द फर्नीचर शॉप एंड वी टेल दोस पीपल कि यार हमको ना नॉर्मल क्लास के लिए बेंचेस चाहिए। तो उन्होंने हमको 1-2 पीस दिखा दिए, तो हमने बोला कि यार ये अच्छे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे हमारे पास 200 पीस पड़े। तो हम क्या बोलेंगे उनको, कोई भी 25 भेज दो, हम देखने जा रहे हैं कौन से 200 में से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दे रहा है। नो, वी जस्ट टेल देम ऐसे ही कि हाँ ठीक है आपके पास 200 पीस है ना, हमको 100 दे दो, हमको 500, हमको 50 दे दो, हमको 150 दे दो। तो हम देखने जा रहे हैं, नो, वी आर जस्ट गिविंग देम एन आइडिया कि वी वांट 25 चेयर्स फ्रॉम अ बैच ऑफ 200 चेयर्स, ओके। सो इट इज नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। मैं वहां पे जाके बोल नहीं रही हूँ कि मुझे ये बेंच चाहिए, जैसे मैंने बोला मुझे यही शर्ट चाहिए, वो क्या हो गया स्पेसिफिक गुड। इसलिए मैंने बोला स्पेसिफिक गुड एंड अनअसर्टेन गुड्स आर एग्जैक्ट ऑपोजिट। मैं वहां पे जाके बोल रही हूँ मुझे यही कुर्ता चाहिए, यही फोन चाहिए, और अनअसर्टेन के टाइम पे कोई भी 25 चेयर्स दे दो, ठीक है।
कोई भी 25 टेबल दे दो। ओके, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स मतलब गुड्स दैट विल बी मेड और ऑब्टेन्ड आफ्टर द सेल, अग्रीइंग टू बाय एप्पल्स दैट विल ग्रो इन द ऑर्चर्ड नेक्स्ट सीजन। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब सीजन होगा ना उससे पहले बुकिंग कर देते हैं। मैंगोस के केस में ये बहुत होता है कि कोई कोई लोग है ना, उनकी रत्नागिरी फार्म्स या फिर देवगढ़ फार्म्स यहाँ पे पहचान होती है, तो वो क्या करते हैं, जनवरी में बुकिंग कर देते हैं कि यार जैसे आम आएगा वैसे पेटी भेजो। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्री बुकिंग उसको बोलते हैं कि जैसे पेटी आई वैसे हमको आनी चाहिए। इसको बोलते हैं गुड्स दैट विल बी मेड और ऑब्टेन्ड आफ्टर द सेल, agreeing to buy apples that will grow in the orchard next season, agreeing to buy the mangoes that will be growing in the summer of 2024, agreeing to buy the mangoes that will be grown in the summer of 2025। ओके, ये मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे ये जो भी सीजन में आम आएंगे वो लेने हैं। ओके, फिर आते हैं आपके कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स मतलब goods that depend on an uncertain event. Okay, buying next year's harvest if it grows well. Okay, अभी for example you go to the सब्जी का दुकान एंड तुमको टमाटर खरीदना, वो टमाटर अगर अच्छे नहीं है तो तुम लोगे, सड़े हुए हैं, खराब है, तो यू आर गोना बाय नहीं। तो कॉन्टिंजेंट गुड्स में यही होता है, यू चेक, तुम देखो कि वो अच्छा है या नहीं, उसकी क्वालिटी है या नहीं, फिर डिसाइड करो। बट कॉन्टिंजेंट जो होता है ना, वो अभी तो मैंने एकदम एट द मोमेंट एग्जांपल दिया। कॉन्टिंजेंट यूजुअली हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, उसका 5 एकड़ का खेती है। ओके, उसमें से 1 एकड़ में जो उगता है वो उसके घर के लिए यूज करता है। ठीक है, 3 बचे हुए 2 एकड़ जो उगता है वो लोगों में मतलब सेल करता है, और जो बचे हुए 2 एकड़ है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को देता है। ठीक है, अभी जो 1 एकड़ है वो तो खुद के पास रख लिया, जो 2 एकड़ है वो घर घर जा जाके बेचेगा या बाजार में बेचेगा। जो दूसरे 2 एकड़ है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को देगा या होटल वाले लोगों को देगा। होटल वाले लोगों को बल्क में चीजें चाहिए होती है, तो वो क्या एग्रीमेंट करते हैं कि देखो आप फसल उगाओ, ठीक है, बट फसल उगने के बाद अगर हमको फसल अच्छी क्वालिटी की नहीं लगी तो हम नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स। अगर आपकी फसल अच्छी रही तो ही हम लेंगे, अच्छी नहीं रही तो हम नहीं लेंगे। अभी किसको पता है फसल अच्छी होगी या नहीं? हमको पता है, उनको पता है, फार्मर को पता है, किसी को भी नहीं पता। इट डिपेंड्स ऑन द रेन, इट डिपेंड्स ऑन द सनलाइट। अगर बीच में ही फ्लड आ गया तो पूरी की पूरी फसल बहकर चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स। वी विल डिसाइड लेटर ऑन इफ वी वांट टू बाय इट और नॉट, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, अभी आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर इज अ लैटिन वर्ड, उसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। ठीक है, बायर मतलब खरीदने वाला, खरीदने वाले को हमेशा अलर्ट रहना है। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, उसमें एक एपिसोड था कि जो भी वो गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज होती है वो एक साड़ी के सेल में जाती है, और वो साड़ी के सेल में जाके बहुत अच्छी शॉपिंग करती है। जब साड़ियां देखते हैं वो लोग तो उनको एकदम अच्छी लगती है और वो पैक करने को बोलती है। पैक करने को लगा, घर पे आए, घर पे आने के बाद उनको समझता है कि साड़ी फटी हुई है। ठीक है, साड़ी डिफेक्टिव है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखते वक्त उन्होंने देखा अच्छे से, बट जब वो लोग पैक कर रहे थे शायद से उन्होंने साड़ियां बदल दी होगी या कुछ भी कर दिया होगा, गॉड नोस क्या किया होगा, और उसकी वजह से साड़ियां ऐसी हुई। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो खरीदने वाला है उसको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आपके सामने पैकिंग करवाओ, जो साड़ी आपने पिक की है लेट्स से वही साड़ी उसको बोले मेरे सामने पैक करके दे, सेम पीस पैक करके दे। हम बोलेंगे भैया ये साड़ी लेके जाओ पैक करके, वो बाहर अंदर जाके गोडाउन में जाके साड़ी बदली कर देगा, हमको क्या पता। तो ये जो ध्यान देने का काम है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की। सेलर क्या बोलेगा, मैम आपने ही देखा नहीं होगा, हमारी क्या गलती है। समझ में आ रहा है? तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर पे होती है। ठीक है, लेट्स से आई गो टू क्रोमा यहाँ पे बाजू में एंड आई टेल देम कि यार आई वांट टू बाय अ लैपटॉप।
और लैपटॉप लेते वक्त मैंने ध्यान ही नहीं दिया और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि लैपटॉप की स्क्रीन पे स्क्रैच है, किसकी गलती है? मेरी गलती है, राइट? तो मुझे हमेशा अलर्ट रहना है। This means that the buyer should be careful about what they are buying. If they choose the wrong item, they cannot blame the seller. ठीक है? वहां पे उसके बाद वो जाके उन्होंने गरबा वरबा किया, सब आंदोलन वांदोलन किया, वो बात अलग है, बट रियलिटी में बता रही हूँ, आप सेलर पे इल्जाम नहीं डाल सकते, ठीक है? आपको बायर, एज अ बायर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है? अभी एक्सेप्शंस टू दिस डॉक्टरिंग, ठीक है? ये कहाँ पे लागू नहीं होगा, लागू मतलब एप्लीकेबल, ठीक है? ये 5 चीजें हैं, ये 5 जगह है जहां पे वो लागू नहीं होगा। फर्स्ट इज व्हेन द बायर टेल्स द सेलर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर द गुड्स, ठीक है? अभी लेट्स से मेरा छोटा भाई है, उसको गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। गेमिंग समझते हो? तो अभी गेमिंग में जो इंटरेस्टेड रहते हैं ना, वो एक अलग टाइप का लैपटॉप लेते हैं। आपको पता है, वो ऐसे नॉर्मल लैपटॉप नहीं लेते, बहुत महंगा वाला एकदम ही अलग लैपटॉप रहता है वो, ठीक है? तो जब मैं सेलर को बोलूंगी कि यार मेरे भाई को कुछ यूट्यूब कुछ नहीं देखना है, उसको कुछ काम भी नहीं करना है, उसको सिर्फ गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, तो देन दे विल कम एंड देन दे विल टेल मी कि यार ये वाला ही लैपटॉप गेमिंग के लिए। अभी मुझे पता है कि वो है कि नहीं, मैं तो मेरे भाई के लिए ले रही हूँ। बाद में आई वेंट होम एंड माय ब्रदर इज लाइक क्या उठा के लेके आई, एंड आई एम लाइक यार उसने दिया, मुझे नहीं पता था। तो उस केस में वी कैन गो बैक एंड टेल देम कि यार हमने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि हमको गेमिंग रिलेटेड लैपटॉप चाहिए और आपने अलग चीज दे दी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वापस उनके पास जाके दूसरी चीज ले सकते हैं, ठीक है? लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको शक्कर, पीसी हुई शक्कर और नमक के बीच का फर्क नहीं पता है, वो जाता है किराने की दुकान में और बोलता है कि मुझे नमक चाहिए, और लेट्स से वो लोग पीसी हुई शक्कर दे देते, तो ये आ जाता है उठा के घर पे आने के बाद समझ में आ जाता है कि अपन तो शक्कर लेकर आए। तो उस टाइम पे भी यू कैन गो एंड यू कैन टेल देम कि वी आस्क्ड फॉर अ डिफरेंट आइटम, यू गेव अस अ डिफरेंट आइटम, ठीक है? सेकेंड इज व्हेन द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन। मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये मीशो पे बहुत बार होता है कि मैंने लिया है कुछ और आया कुछ और है, ठीक है? तो इसमें किसकी गलती है? सेलर की गलती। हम उनको फोटो डाल सकते कि देखो मैंने ये टॉप मंगाया था, ब्राउन कलर का था, आपने भेजा है ग्रीन कलर का, इट डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन, ओके? तो प्लीज रिटर्न, टेक दिस एंड गिव मी माई आइटम बैक। वैसे ही सिमिलरली कभी कभी क्या होता है, बहुत बार ऐसे ऑनलाइन, आई टेल यू हमारी खुद की स्टोरी है। तो वी आर वेजिटेरियंस, ओके? हम लोग बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं और मेरे मॉम डैड तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो माय मॉम डैड, तुम लोगों को पता है वो कपल टी शर्ट्स मिलते हैं, उस पर सेम सेम लिखा हुआ रहता है। सो एज एन एनिवर्सरी गिफ्ट मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए कपल टी शर्ट मंगाया था, उस पर कुछ लिखा था कि मिस्टर मिसेस समथिंग लाइक दैट। तो इट वॉज फ्रॉम फ्लिपकार्ट, नॉट मीशो एंड ऑल ऑल्सो, ठीक है? तो अभी उस पे मैंने वो मंगाया एंड देन उस पे चिकन के फोटोज थे और और वो टी शर्ट पे लिखा था विनर विनर चिकन डिनर समथिंग लाइक दैट। ये पबजी का कुछ है, ठीक है? और जब मैंने वो खोला, माय डैड वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस? और उसपे वो चिकन का पीस वगैरह सब कुछ था। तो आई लाइक हे भगवान, मैं अभी क्या करूं? तो इस केस में ऑल्सो आई कैन टेल फ्लिपकार्ट कि मैंने कुछ अलग चीज मंगाई थी, डिस्क्रिप्शन मैच होता है नहीं हो रहा है, तो एकदम ही अलग चीज दे दी तुमने, तो रिटर्न इट, ठीक है? उसके बाद से माय डैड डजंट बाय एनीथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ओके, सो थर्ड चीज क्या है? व्हेन इट इन्वॉल्व्स फूड और आइटम्स मेंट फॉर कंजम्पशन। मैंने पाव भाजी बोली और इडली सांभर दे दिया, विल इट वर्क? हम तो एकदम हंगामा मचा देंगे, भाई क्या लेके आया? अगर कोई बहुत ही भूखा इंसान है तो वो खा लेगा, ठीक है? वो खा लेगा, बट इफ आई वांट पाव भाजी ओनली, आई विल नॉट ईट इडली सांभर, क्योंकि मेरा ऑर्डर है, ठीक है? फोर्थ इज व्हेन द सेलर कमिट्स फ्रॉड्स, ठीक है? उसका प्रूफ चाहिए तुम्हारे पास कि सेलर ने फ्रॉड किया है, बताते वक्त कुछ और बताया और देखते वक्त कुछ और दिया, ठीक है? ये यूजुअली फ्रॉड जो है ना, ये ऑफलाइन सेल में होता है, ऑनलाइन सेल में फ्रॉड नहीं होता है।
वो वापस ले लेते, दूसरा बेच देते, ठीक है, उनको कट कट नहीं चाहिए रहती दिमाग को। बट जानबूझ के फ्रॉड जो करते हैं वो ऑफलाइन सेलर्स होते हैं, दिखाते कुछ और है और देते कुछ और, ठीक है। सो ये चीज में भी वो लागू नहीं होता है। और फिफ्थ इज व्हेन देयर इज कस्टमरी ट्रेड यूजेज। कस्टमरी ट्रेड यूजेज मतलब किसी इंसान के साथ आप ऑल मतलब कंटिन्यूअसली ट्रेड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हर एक फैमिली का ना एक स्पेसिफिक किराने का दुकान होता है, उसी दुकान में जाएंगे, हमेशा उसी दुकान में जाएंगे। हर एक फैमिली का ना एक फ्लोर मिल होता है कि उनको कुछ आटा पिसवाना है तो उधर ही जाएंगे, उनके घर के पास जो है। यूजुअली ये जो चीजें रहती है ना, ये हर एक फैमिली का फिक्स्ड होता है। घर के आजू बाजू में कोई दुकान देख लेंगे, वहां पे चले जाएंगे, और फिर उनके और वो दुकान वाले के ना रिलेशंस बन जाते हैं। तो उस टाइम पे भी ये लागू नहीं होता है, क्योंकि आपके ऑलरेडी रिलेशंस क्रिएट हो चुके हैं, यू आर यूज्ड टू दैट। तो कस्टमरी ट्रेड यूजेज होता है, वहां पे भी ये लागू नहीं होता, वहां पे आप जाके बोल सकते हो क्योंकि आपके रिलेशन, ठीक है। ऑनलाइन पीपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे आर लाफिंग एट द जोक, ठीक है, चलो। नाउ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, ओके। You buy a toy from a store and pay for it. You are getting bored? You want questions? Okay, let me finish this. ठीक है? You buy a toy from a store and pay for it. ठीक है? Toy के जगह पे कोई भी example ले लो, laptop, phone, shirt, pant, anything. ठीक है? The toy is yours immediately. If it breaks after you buy it, it's your responsibility. समझ गए? लेने के बाद कुछ किया तो कौन भुगतेगा? आप लोग ही भुगतोगे, ठीक है। आई टेल यू, मेरे साथ ये हुआ है। मैंने फोन लिया और फोन लेने के 1 मिनट बाद नीचे गिरा दिया। 1 मिनट भी नहीं हुआ था, फोन को कुछ नहीं था, स्क्रीन गार्ड भी नहीं था, कवर भी नहीं था, गया नीचे, और नीचे मार्बल की फर्श थी। इतना जोर से मैंने नीचे गिराया, बट कुछ हुआ नहीं। वो बात अलग है, भगवान मेरे साथ थे उस दिन। बट दिस हैपेंस, ठीक है। इफ इन दैट मोमेंट अगर कुछ होता था तो झक मार के आई वुड हैव टू पे द मनी, ठीक है। सो उतना याद रखो। मैं उसके बाद जो भागी थी स्क्रीन गार्ड लगाने, यू कैंट बिलीव, मैं इतना फास्ट ड्राइव करके स्क्रीन गार्ड पहले लगा के, एंड देन नेक्स्ट डे मैंने फोन फोड़ा, स्क्रीन गार्ड भी फूट गया। स्क्रीन को कुछ नहीं हुआ, बट नेक्स्ट डे ओनली चलते चलते मैंने फोन नीचे गिरा दिया, स्क्रीन गार्ड फूटा। अगेन आई वेंट टू दैट गार्ड, लाइक भैया मैं कल ही आई थी, मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो प्लीज, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो दिस हैपेंस, एंड इफ यू थिंक लाइक, इफ यू नो यू आर अ क्लमजी पर्सन, क्लमजी मीन्स समवन जो ऐसी चीजें गिरा देता है या खुद गिर जाता है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ओके। अग्रीमेंट टू सेल का एग्जाम्पल, यू ऑर्डर अ कस्टम मेड ड्रेस फ्रॉम अ टेलर। कस्टम मेड मतलब तुम्हारी साइज का, ठीक है। यू पे सम मनी अपफ्रंट एंड द टेलर अग्रीज टू मेक द ड्रेस। पहले अपन एडवांस पेमेंट दे देते कि भाई रख 500, मेरा साइज नाप ले, ये ड्रेस बना के दे, 1 हफ्ते बाद मैं जब आऊंगा तब तुझे बाकी के पैसे दूंगा। ये बहुत कॉमन है इंडिया में, ठीक है। The dress is yours once it's made and paid in full. Until then, if something happens to the dress, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टेलर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़े का जो मटेरियल है वो आप ला के दे रहे हो, और जैसे टेलर ने उस पर चाय गिरा दी, अभी वो कौन भुगतेगा? टेलर भुगतेगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने एडवांस दिया, बाकी का पेमेंट तुम कब दोगे? जब तुम्हारे हाथ में ड्रेस आएगा। तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। सो दिस इज अग्रीमेंट टू सेल का एग्जाम्पल। That's it. That is the end of 3.1. मैंने जानबूझ के नोट्स में से पढ़ाया क्योंकि इजी जाता है, कंपैरेटिवली इजी जाता है, क्योंकि लॉ का लैंग्वेज बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है। तो वंस विल डू व्हाट, विल गो टू द मॉड्यूल, बिकॉज मॉड्यूल का कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गिव मी अ मिनट, आई विल ओपन अप द मॉड्यूल, ठीक है। अरे यार,
ओके फाइनली ठीक है। अभी हम मॉडल पढ़ेंगे, मतलब कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, ठीक है। Before the enactment of the Sales of Goods Act 1930, the relating to sale and purchase was regulated by Contract Act, ठीक है। उसके बाद 1930 में सेक्शन 76 से लेकर 123 उठाया कॉन्ट्रैक्ट में से और सेल में डाला, एक नया एक्ट बनाया और उसमें ही सब बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड चीजें की गई, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930, याद रखो एमसीक्यू में आता है बहुत बार। 1 जुलाई 1930 के दिन फोर्स में आया, ओके पीपल। With effect from 22 September 1963, the word Indian was also removed, ठीक है। Initially 1 July 1930 से it was the Indian Sale of Good Act, ओके। बट उसके बाद 22 सितंबर 1963 में उनको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन ये वर्ड हटा देते हैं और क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर देते, ठीक है। तो ये दो डेट्स आपको याद रखनी, 1 जुलाई 1930 एंड 22 सितंबर 1963, ठीक है। सेल इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसफर इन बिजनेस इफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और टू सेल, मतलब अग्रीमेंट टू सेल या डायरेक्टली सेल, ओके। It is the only transfer in business which non-reversionary, which means that goods will never be transferred to seller. It is called absolute transfer. ऐसे कभी नहीं होता है कि मैंने वो चीज बेची और वो चीज मुझे वापस मिल गई। Like if I'm selling something to Omkar, he's gonna sell it back to me? Obviously not. He'll sell it to Krishna. Krishna will sell it to Swarali. But ऐसे कभी absolute transfer जो हम बोलते हैं कि मैंने जो चीज बेची वो वापस से मेरे पास नहीं आएगी, ठीक है। ये कौन सी केस में होता है, गिफ्ट के केस में होता है। लेट्स से तुमने बर्थडे पार्टी रखी है, तुमको गिफ्ट में किसी ने मग दे दिया, तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आ गया, तुमने वो दिया किसी और फ्रेंड को, ठीक है, उसको भी पसंद नहीं आया, उसने किसी और को दिया, उसको भी पसंद नहीं आया, उसने फिर उसको दे दिया जिसने तुमको दिया, ठीक है। ये बहुत बार होता है सच्ची में तो वो घूम फिर के किसके पास आया, तुम्हारे पास आया। बट सेल में ये चीज नहीं होती है, ठीक है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सेक्शन 2 में बहुत सारे डेफिनेशंस है, तो सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बायर का डेफिनेशन है, बाइज और अग्रीज टू बाय, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 सेलर सेल्स अग्रीज टू सेल, ओके। डिलीवरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 वॉलेंटरी ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती करके मेरे को बंदूक पकड़ के बोला कि भाई बेच बेच, दैट इज फ्रॉड, ठीक है। वो फ्रॉड नहीं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इट्स कोअर्शन, ठीक है। मतलब मेरे को जोर जबरदस्ती करके अगर वो मेरी प्रॉपर्टी मुझसे बिकवा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। इट शुड बी वॉलेंटरी, मेरी मर्जी होनी चाहिए, ठीक है। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन गुड टू अनदर, पोजेशन मतलब मेरे हाथ में कोई चीज है, मैंने किसी और को दे दी तो उसके हाथ में वो चली गई, उसको पोजेशन बोलते हैं। Goods section 2 subsection 7, goods means every kind of movable property other than money and debt, हमने ऑलरेडी देख लिया। Includes stocks and shares, shares भी ट्रांसफरेबल है, पता है ना तुम लोगों को, वेरी गुड। Growing crops, grass, things attached to or forming part of land, ठीक है, which are agreed to severed before sale or under the contract of sale, anything which is attached to the land but can be taken out, ठीक है। जैसे क्रॉप्स, इट इज अटैच टू द लैंड, इट इज अटैच टू द सॉइल, बट मैं काट सकती हूँ उसको, राइट। तो वो भी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। मनी मीन्स करंट मनी एंड इट इंक्लूड्स रेयर एंड ओल्ड कॉइन्स। मेरे पास जो अभी पैसा है, लेट्स से 500 की नोट है और मेरे पास लेट्स से एकदम पुराने जमाने की 1950s का पैसा है, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो मनी मतलब नॉट जस्ट टुडेज मनी बट पुराना मनी ऑल्सो, ओके। Actionable claim means a person cannot make a present use of or enjoy, but can recover it by means of a suit or an action. Thus, a debt due to a man from another is an actionable claim and cannot be sold as goods, although it can be assigned. Let's say, for example, आपने किसी से लोन लिया है और उन्होंने आपका पैसा वापस रिटर्न नहीं किया है, तो आप उसके ऊपर केस फाइल करो, ठीक है, बट वो बेच या ले नहीं सकते आप। तो whenever it comes to debt, you do a case. Okay, you don't buy or sell the debt, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मतलब क्या,
एविडेंस कि ये चीज मेरी है, ओनरशिप का एविडेंस। इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी। अभी ये सब क्या है? रेलवे का बिजनेस, बस का बिजनेस, शिप का बिजनेस, इसमें जो चीजों का लेन देन होता है ना, उसमें ये वर्ड यूज किए जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम मिंत्रा, मुझे एक नॉर्मल इनवॉइस मिलेगा, बट अगर मेरा जो सामान है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू शिप पे आ रहा है, तो शिप वाले कोई इनवॉइस नहीं देते, वो क्या देते हैं? बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, फिर शिप से मेरा सामान जाएगा वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस का जो कीपर है, वेयर हाउस का जो सिक्योरिटी है, उसका सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें वो ही चीजें हैं, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है। ठीक है, रेलवे का रिसीट, अभी जो टीसी को देता है उसको अपन बिल बोलते हैं नहीं, वो रेलवे का रिसीट होता है। ठीक है, क्या बोल रहे थे? हाँ, वेरी गुड, वो भी एक चीज है। कस्टम्स, कस्टम्स ड्यूटी, वो देखा है ना? हाँ, वेरी गुड। फ्यूचर गुड्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। 16 जुलाई को मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं आपको अभी पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, प्लीज मुझे शाम को केक भेज देना। क्या हो गया ये? फ्यूचर। ठीक है, प्राइस, प्राइस मीन्स जो भी आपने डिसाइड किया, कि मैंने उनको बोला कि मैम आपके केक का 500 रुपया होगा, ठीक है, ये मेरा केक का प्राइस हो गया। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब एनीथिंग जो मेरा है, माई लैपटॉप, माई फोन, माई बैग, माई क्लोथ्स, दे आर माई प्रॉपर्टी। ओके। स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स मतलब जो एग्जैक्ट मॉडल, एग्जैक्ट पीस मैंने बोला है, मुझे वो वैसे का वैसा चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ध्यान से देखो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर। दो चीजें याद रखनी है, द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनेरिक टर्म, जेनेरिक मतलब जनरल टर्म, which includes both sale as well as agreement to sale। मतलब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बात करूंगी, वो एक तो सेल हो सकता है, नहीं तो अग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल, बट इट्स ऑल्सो अग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लोगों को लगता है अब भी दी हुई चीज, बट उसमें बाद में दी जाने वाली चीज भी इंक्लूड होती है। ठीक है, अभी सेल सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में है, अग्रीमेंट टू सेल भी वहीं पे है। ओके, where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called the sale। और अगर फ्यूचर डेट पे हो गया तो the contract is called as agreement to sale। ओके, अग्रीमेंट टू सेल इज कॉल्ड एज कंडीशनल सेल। क्यों? क्योंकि मैं जब तक मेरी शर्तें पूरी नहीं होगी तब तक मैं सेल नहीं करूंगी। ठीक है, इसलिए इसको कंडीशनल सेल बोला जाता है। और ये एमसीक्यू में आता है, अग्रीमेंट टू सेल को कौन सी सेल बोला जाता है? कंडीशनल सेल। ओके, where an agreement to sale provides that the ownership shall be transferred at some future date, it becomes sale when the date arrives। okay, अभी let's say वो जो केक का चीज है, हाँ, तो वो अभी तो वो अग्रीमेंट टू सेल है, बट 16 जुलाई को क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आज अग्रीमेंट टू सेल है, 16 जुलाई को क्या हो जाएगा? तो समथिंग एग्रीमेंट टू सेल है, वो सेल बनेगा, कब बनेगा? फ्यूचर डेट पे, 16 जुलाई। वेरी गुड। डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, सेल में क्या होता है? इमीडिएटली मिलता है, यहाँ पे फ्यूचर डेट। ठीक है, इट इज एन एग्जीक्यूटेड मतलब हो गया, इट इज एग्जीक्यूटरी मतलब होने वाला है, मॉड्यूल में लिख लो लगा तो। एग्जीक्यूटेड मतलब हो गया, एग्जीक्यूटरी मतलब होने वाला है। It creates right in rem, it creates right in persona। Okay, person right। Okay, the buyer is responsible for any loss or destruction। यहाँ पे जब तक सेल नहीं हो जाती कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर। ठीक है, the reseller cannot resell
In this case, if the subsequent buyer takes in good faith for consideration, he gets a good title. The original buyer may only sue for the seller for damages. यहाँ पे रीसेल नहीं कर सकते. यहाँ पे क्या है, जो भी बायर है वो अगर गुड फेथ मतलब विदाउट एनी फ्रॉड, ओके, विदाउट एनी फ्रॉड कोर्शन अगर लेने को रेडी है तो उसको गुड टाइटल मिल जाएगा. बस जो ओरिजिनल बायर है उसको सेलर को डैमेजेस के लिए केस फाइल करना पड़ेगा. ठीक है. If goods are destroyed, the loss will be borne by the buyer, even though they may be in possession of the seller. यहाँ पे seller borne करेगा even though it is in the possession of the buyer. मतलब let's say for example मेरा सेल है, ओके, मैंने चीजें बेच दी है, मेरे पास पैसा आ गया है, बट अगर सामान मेरे पास है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है. और अग्रीमेंट टू सेल में सेल हुआ नहीं है बट सामान उसके पास है, फिर भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स से उसके गोडाउन में माल पड़ा है, उसके गोडाउन में आग लग गई, कौन भरेगा पैसा? मतलब मैं. और लेट्स से सेल हो गया बट कुछ सामान उसके पास है और उसके गोडाउन में वापस से आग लग गई, कौन भरेगा? बायर भरेगा. समझ में आ रहा है? पोजेशन किसके पास है डजंट मैटर. पोजेशन मतलब चीज किसके पास है डजंट मैटर. सेल में बायर भरेगा, अग्रीमेंट टू सेल में सेलर भरेगा. ओके. चीज मेरे पास है तो मैं भरूंगा, चीज तुम्हारे पास है तो तुम भरो. तुम्हारे गोडाउन में आग लगी, मैं क्या करूं? डजंट मैटर. ठीक है. इफ इट इज अ सेल द बायर इज रिस्पॉन्सिबल. इफ इट इज एन अग्रीमेंट टू सेल द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सेल है तो बायर रिस्पॉन्सिबल है, अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल. पोजेशन कहाँ है, किसके पास है, कुछ मैटर नहीं करता. थर्ड पार्टी के पास भी होने दो, दैट डजंट मैटर. If the buyer becomes insolvent before the payment, the seller has to deliver the goods to the official receiver unless he has a lien on them. अभी जब भी कोई बैंकरप्ट होता है तब उनको कोर्ट एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर करवाता है. ठीक है. तो अभी ये क्या करेगा, सेल के इसमें अभी सेल तो हो गया ऑब्वियसली, है ना, तो वो बायर को नहीं देंगे, किसको देंगे? ऑफिशियल रिसीवर को देंगे. ठीक है. ऑफिशियल रिसीवर अनलेस ही हैज अ लीन ऑन द. लीन मतलब चार्ज. चार्ज समझते हो? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो सेंस बोर्ड है इस पे चार्ज है, मतलब किसी ने मेरे पास पैसे दिए हैं और बोला है कि 2 महीने बाद दो, और इस पे चार्ज लगा के गए हैं. मतलब अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या लेके जाऊंगा? बोर्ड. उसको ही लीन बोलते हैं. ठीक है. तो उन्होंने इस पे लीन लगाई. तो लेट्स से अगर आपकी गुड्स पे लीन नहीं है तो वो भी आपको ध्यान रखना है. लेट्स से आप ही सेलर हो और आप ऐसे गुड्स दे रहे हो जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है. विल दैट वर्क? दैट इज नॉट गोना वर्क. क्योंकि अगर आपके पैसे आप किसी के पैसे आप लौटा नहीं रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? वो चीज देनी पड़ेगी. वो चीज आप कैसे बेच सकते हो? राइट. तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना है. द बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स. He can only claim rateable dividend for the amount paid by him. Sale is liable for sales tax. Agreement to sale is not liable for GST. It is liable for GST जब सेल होगा. यहाँ पे तुरंत मुझे GST मिलेगा, वहां पे सेल होने के बाद GST मिलेगा. ठीक है. ओके, लेट्स एंड इट हियर. ये डेफिनेशन ऑफ गुड्स का आगे कल करेंगे. ठीक है. Any doubt, guys?